दिन आते थे और जाते थे। हर आते और जाते दिन के साथ मौसम बदलते थे। बदलते हुए मौसमों के साथ पेड़ों के पत्ते भी बदल रहे थे। पशु बदल गए, पक्षी बदल गए, दुनिया का रूप बदल गया। यहाँ तक कि इंसानों की नस्लें और पीढ़ियां तक बदल चुकी थी। किंतु दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मानो कभी न बदलने के लिए अभिशप्त थी। उन्हीं में से एक था औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म सन 1618 ईस्वी में गुजरात के दाहोद में हुआ था। इस वक्त औरंगजेब की उम्र 89 साल की हो चुकी थी और वह उत्तर भारत के विशाल सल्तनत के सिंहासन पर विराजमान था। उसके साम्राज्य को हर साल 45 लाख रुपए कर के रूप में प्राप्त होते थे। औरंगजेब इस रकम का 1 रुपया भी अपनी अय्याशियों पर खर्च नहीं करता था। उसका ज्यादातर खर्चा अपने विरोधियों से युद्ध और मुगल सेना के विस्तार पर खर्च होता था। इसी वजह से औरंगजेब के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जिसमें कुल 9 लाख सैनिकों का विशाल लश्कर था। पर अब वह बूढ़ा हो चला था। अब औरंगजेब की कमर 90 डिग्री की कोण पर झुक गई थी, परंतु फिर भी वह शांति से खाट में नहीं बैठता था। अब वह हाथी घोड़ों पर सवार नहीं हो सकता था, इसलिए खुली पालकी में बैठकर चलता था। रात के समय जब उसकी सेनाएं सो जाती, तब भी वह लाठी पकड़कर सैनिक शिविरों के बीच में घूमता रहता था। इस उम्र में भी वह पालकी में सवार होकर युद्ध के मैदान में जाता था। एक समय में 8 से 12 आदमी उसकी पालकी को लेकर दौड़ते थे। उन निहत्थे लोगों के प्राण भी हर समय सांसों में अटके रहते थे। एक गलती का परिणाम सीधा मृत्यु था। इस उम्र में भी औरंगजेब के मन में अपने शत्रुओं से लड़ने का हौसला इतना बुलंद था कि उसकी मिसाल पूरे मानव इतिहास में नहीं मिल सकती। सिख, राजपूत, जाट और मराठे तो हरदम घात लगाए उसके वध को बेताब रहते थे। ईस्वी सन 1687 औरंगजेब ने अपनी सेनाओं सहित गोलकुंडा के किले पर चढ़ाई की। गोलकुंडा के किले के घेराव के दौरान औरंगजेब पालकी में बैठकर युद्ध के मैदान में चला आया और अपनी सेनाओं को पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता रहा। तभी किले के अंदर से आने वाले तोप के गोले औरंगजेब की पालकी के पास आकर ही गिरने लगे थे। तब भी औरंगजेब पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी पालकी में बैठा हुआ युद्ध के मैदान में चक्कर लगाता रहा। वह यह तो सहन कर सकता था कि उसे मृत्यु आ जाए या उस पर तोप का गोला गिर जाए, परंतु वह यह सहन नहीं कर सकता था कि उसके जीते जी भारत में एक भी सिया राज्य नष्ट होने से बच जाए। आयु बढ़ने के साथ ही औरंगजेब का भयावह शरीर अब और अधिक भयानक हो गया था। उसके दांत गिर जाने से गालों में गड्ढे पड़ गए थे तथा आंखें भीतर की ओर गहरी धंस गई थी। अब उसका शरीर हड्डियों के बलबूते खड़ा था। मांस तो मानो वक्त ने नोच लिया था। औरंगजेब के पोपले मुंह पर लंबी सफेद दाढ़ी लटकती रहती थी। इन्हीं कारणों से उसका चेहरा बहुत अधिक भयानक दिखने लगा था। ऐसे जर्जर शरीर के बावजूद उसके मन में तनिक भी शांति नहीं थी, क्योंकि लड़ने के लिए उसके पास दुश्मनों की कमी नहीं थी। औरंगजेब ने अपने भाइयों को तो खुद ही मरवा दिया था। उसके पिताजी शाहजहां इस कपूत बेटे को कोसते हुए उसकी दी हुई सजाओं को काटते हुए जेल में ही निपट गए। परंतु औरंगजेब के जीवन काल में ही उसकी समस्त बहनें, बेटियों और बेगमें भी मर चुकी थी। उसकी 3 बेगमें, 2 बेटे तथा नाती पोतों सहित बहनों बेटियों तक की मृत्यु उसके जीवन काल में ही हो चुकी थी। इस वक्त उसकी बूढ़ी आंखों के सामने उसके केवल 3 शहजादे आजम, मुअज्जम तथा कामबख्श ही जीवित बचे थे। फिर भी औरंगजेब के मन में अपने शत्रुओं को नष्ट करने, संपूर्ण भारत को अपने अधीन करने तथा भारत से कुफ्र समाप्त करने का उत्साह कम नहीं हुआ था। इसी कारण सिख, जाट, मराठे, ब्राह्मण और राजपूत पूरे देश में उसके दुश्मन हुए फिरते थे। यह सभी मौके की तलाश में ताक में बैठे थे। अफगानी, पठान और सिया मुसलमान भी औरंगजेब का रक्त बहाने को आतुर थे। औरंगजेब भी अपने शत्रुओं के प्राण लेने के लिए हर समय उत्सुक और आतुर रहता था। एक पल के लिए भी वह चैन से नहीं बैठ सकता था। औरंगजेब के बेटे उसकी मृत्यु की प्रतीक्षा करते करते स्वयं बूढ़े हो चुके थे, किंतु औरंगजेब पूरी तरह स्वस्थ था। हावी हो चुके मराठा जब उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगे तो औरंगजेब स्वयं ही अपनी पूरी लश्कर के साथ दक्षिण चला आया। अगले 26 सालों तक औरंगजेब और मराठे आपस में युद्ध लड़ते रहे। अंततः जनवरी सन 1707 में औरंगजेब बीमार पड़ गया। इस स्थिति में वह मराठों से लड़ाई जारी नहीं रख सकता था, इसलिए उसने अपनी सेनाओं को पुनः दिल्ली की तरफ बढ़ने के आदेश दिए। जब मराठों को ज्ञात हुआ कि औरंगजेब बीमार है तथा दिल्ली की तरफ वापस बढ़ रहा है, तो मराठे तुरंत उसके पीछे लग गए और हर कदम पर उसकी सेनाओं को जमकर लूटा।
31 जनवरी सन 1707 को औरंगजेब मराठों से लड़ते लड़ते महाराष्ट्र के अहमदनगर तक पहुंच गया। इधर मराठों के तमाम गांवों ने मिलकर अहमदनगर को चारों ओर से घेर लिया। अगले 4 माह तक मुगलों और मराठों में भयानक लड़ाई चलती रही। इस वक्त औरंगजेब भयानक दर्द से तड़प उठा, परंतु मराठों के कारण उसे इलाज मिलना भी संभव न हो पाया और इस तरह इतिहास के पन्ने से उसकी हस्ती मिट गई, पर वह मराठों को नहीं मिटा पाया। इसी समय औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का एक विजय पत्र जाफरनामा भी प्राप्त हुआ, जो उत्तर में मुगलों पर सिखों की विजय का पत्र था। औरंगजेब की ख्वाहिश थी कि वह जीवित ही एक बार दिल्ली पहुंच जाए, किंतु मराठों के कारण उसके लिए दिल्ली बहुत दूर हो चुकी थी और इस तरह मराठों से घिरकर 3 मार्च सन 1707 को अहमदनगर में ही औरंगजेब का निधन हो गया। औरंगजेब की इच्छा के अनुसार उसके शरीर को औरंगाबाद से 24 किलोमीटर दूर कुलदाबाद नामक गांव में ले जाया गया, जहां उसे शेख जेमुद्दीन की मजार के निकट दफना दिया गया। इस प्रकार मराठों ने औरंगजेब को जीवित या मृत अपने इलाके से बाहर नहीं जाने दिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सेना अपने अंत की ओर बढ़ती चली गई, जिसके बाद भारत में मराठों का उदय हुआ। इस समय तक दिल्ली के आसपास के सभी इलाकों पर हिंदुओं, सिखों, शेखों, पठानों और नवाबों ने पुनः अपनी हुकूमतें कायम कर ली थी। इधर शहजादा आजम उत्तर मध्य भारत में राजपूतों से मुकाबला कर रहा था। शहजादे कामबख्श को मराठों ने बीजापुर में घेर रखा था। वीर दुर्गादास राठौर और महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ में गदर मचाए हुए थे। जैसे ही राठौरों को ज्ञात हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो 12 मार्च सन 1707 को महाराजा अजीत सिंह ने जोधपुर पर आक्रमण कर दिया तथा अपनी पूर्वजों की राजधानी पर वापस अधिकार कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु का समाचार देश भर में फैलते ही हिंदू, सिख, निजाम, नवाब और पठान मुगलों को बर्बाद करने पर तुल गए। ऐसे विकट परिस्थितियों में भी औरंगजेब के तीनों शहजादे आजम, मुअज्जम तथा कामबख्श एकजुट होकर इन शत्रुओं का सामना करने के स्थान पर मुगलिया सल्तनत पर अधिकार करने के लिए एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो रहे थे। 50 वर्षों की लंबी हुकूमत में औरंगजेब ने भारत भूमि को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। ऐसे आदमी के मरने पर किसी को कोई दुख नहीं हुआ। उसके बेटों और पोतों तक को उससे कोई लगाव नहीं था। उसकी मृत्यु पर कोई रोने वाला नहीं था। हालांकि उसकी बेटियों ने अपने जीवन काल में एक बार उसकी कब्र पर माथा जरूर फोड़ा था। मुगलिया तारीखों के अनुसार औरंगजेब ने अपनी कब्र बनाने के लिए टोपियां सिलकर कुछ रुपए एकत्रित किए थे। इन्हीं रुपयों से कुलदाबाद गांव में उसकी बहुत ही साधारण कब्र बनाई गई, जिस पर उस समय 14 रुपए 12 आने खर्च हुए थे। आप अभी जो कब्र देख रहे हैं वह औरंगजेब की ही कब्र है। जब भारत में अंग्रेजों का राज हुआ तो अंग्रेजों ने औरंगजेब की इस कब्र के चारों ओर संगमरमर का कटघरा बनवा दिया। सही मायनों में औरंगजेब खुद मिट गया, पर अपने देखे सपनों के लिए वह अपने जीवन के अंत समय तक लड़ता रहा, पर अपनी धर्मांध नीतियों से मात खा गया। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ पैरेलल फैक्ट में और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।